नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, हम पिछले दिनों से जिस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं उसमें चौथा पार्ट, 3 पार्ट पूर्व में आपने हमारा सहयोग दिया। आशा करते हैं कि आगे के पार्ट में भी आप हमारा सहयोग देंगे और हमें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करेंगे। तो इस चौथे पार्ट में है कि मनुष्य में जनन के दौरान जो अवस्थाएं आती है उन अवस्थाओं के बारे में अपन को पढ़ना है। पहली अवस्था आती है लैंगिक जनन की, वो है युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद प्रजनन की दूसरी जो अवस्था आती है वो है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। तीसरी अवस्था आ गई युग्मनज का निर्माण व रोपण। चौथी अवस्था जो आई, इस रोपण के अंतर्गत ही भ्रूणीय परिवर्धन भी आ जाता है। चौथी जो अवस्था आती है या अंतिम जो प्रावस्था है वो है प्रसव। साथियों, अपने को इन चारों बिंदुओं के बारे में स्टडी करनी है। तो आज हम गैमेटोजेनेसिस जो लैंगिक प्रजनन की प्रथम प्रावस्था है, युग्मक जनन, उसके बारे में पढ़ेंगे। गैमेटोजेनेसिस क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में अपने को स्टडी करनी है। गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन है क्या? अपने पढ़ा कि जनद यानी जनन ग्रंथियां, मुख्य जननांग, जिनको अपन क्या कहते हैं, गोनाड या जनद। इस गोनाड या जनद से जनद में युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। अब अपन ने पढ़ा हुआ है कि जनद या गोनाड्स दो हैं, मेल गोनाड एंड फीमेल गोनाड, नर जनद और मादा जनद। नर जनद कौन हुआ या नर गोनाड कौन हुआ? वृषण हुआ। और मादा जनद कौन हुआ? मादा गोनाड कौन हुआ? अंडाशय हुआ। तो युग्मक जनन की क्रिया है वो कहाँ होती है? वृषण में और अंडाशय में। वृषण में जो युग्मक बनेंगे उनको अपन नर युग्मक कहेंगे। नर युग्मक अपने को पता है क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। इसी प्रकार से मादा जनद अंडाशय में जो मादा युग्मक बनेंगे उन मादा युग्मक को अपन क्या कहेंगे, अंडाणु कहेंगे। तो सिंपली परिभाषित करें अपन तो क्या हो जाएगा कि जनद में युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया यानी शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहेंगे, युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस कहेंगे। अब गैमेटोजेनेसिस के 2 प्रकार हो गए। एक प्रकार तो ये हुआ जिसमें नर युग्मक शुक्राणु बनते हैं। दूसरा प्रकार ये हुआ जिसमें मादा युग्मक अंडाणु बनते हैं। यानी नर युग्मक शुक्राणु जो बनते हैं उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन। और मादा जनद यानी अंडाशय में मादा युग्मक बनता है
उस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? oogenesis, यानी अंड जनन। इसका मतलब ये हुआ कि युग्मक जनन इक्वल है शुक्राणु जनन या शुक्र जनन प्लस अंडाणु जनन। मादा जनक में अंडाणु जनक होगा, अंडाणु जनन होगा और नर जनक में शुक्राणु जनन होगा। अब अपन सबसे पहले लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया कैसे होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया आपने पूर्व भागों में ये पढ़ा है कि वृषण या टेस्टिस जो होता है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स या रेता नलिका या शुक्र नलिका, ये अपने पढ़ा था। उस शुक्र नलिका की स्ट्रक्चर थोड़ा सा अपन पढ़ें तो उसमें अपने पढ़ा था कि बाह्य आवरण था, वो बाह्य आवरण ट्यूनिका प्रोप्रिया था और अंदर वाला जो आवरण था वो अंदर वाला आवरण जनन उपकला स्तर का था। जनन उपकला कोशिकाएं जो थी वो घनाकार थी और उसके साथ साथ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में स्तंभाकार जो कोशिकाएं थी उनको अपने क्या कहा था? सर्टोली कोशिका कहा था। तो शुक्र जनन या शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया वृषण में होती है, लेकिन वृषण में भी कहाँ होती है? वृषण में होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। कौन सी कोशिकाओं द्वारा? जनन कोशिकाओं के द्वारा होती है। कैसे होती है इसका आरेख बनाकर अपन स्टडी करते हैं। तो देखिए, जनन कोशिका जो है वो जनन कोशिका मान लेते हैं कि ये एक जनन कोशिका है जो द्विगुणित होती है। ये जर्म सेल या जनन कोशिका है जो द्विगुणित कोशिका है। इस जनन कोशिका में बार बार समसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। अपने को पता है कि जब एक द्विगुणित कोशिका में या अगुणित कोशिका में एक बार समसूत्री विभाजन होता है तो दो पुत्री कोशिकाएं बनती है और बनने वाली दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। तो यहाँ 2n कोशिका थी, जर्म सेल या जनन कोशिका, उससे समसूत्री विभाजन हुआ, दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हुआ, बनने वाली कोशिकाएं भी क्या होगी? द्विगुणित होगी। मान लेते हैं कि एक बार और समसूत्री विभाजन हो गया तो इससे दो कोशिकाएं और इससे दो द्विगुणित कोशिकाएं बन जाएगी। इस प्रकार से बारंबार जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता रहेगा। इससे ये बनने वाली जो कोशिकाएं हैं इनको अपन स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे। तो कई सारी स्पर्मेटोगोनियाज बन जाएगी। ये जो प्रावस्था आई शुक्राणु जनन में या स्पर्मेटोजेनेसिस में, जिसमें कई सारी स्पर्मेटोगोनियाज है, वो समसूत्री विभाजन से बनती है। किससे बनती है? जनन कोशिका से बनती है। इस प्रावस्था को अलग नाम देंगे। अब देखिए कि इनमें से एक स्पर्मेटोगोनिया आकार में बड़ी हो जाएगी। जो स्पर्मेटोगोनिया जिससे शुक्राणु जनन की क्रिया होनी है वो आकार में क्या होगी? बड़ी होगी। जो आकार में बड़ी होगी उसको अपन क्या कहेंगे? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स भी कहते हैं। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है वो क्या है? द्विगुणित है। अक्सर कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में
गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है। तो मनुष्य की गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 2n बराबर 46। तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 46। ये जो प्रावस्था आई जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनी, ये एक अलग प्रावस्था है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है, और वो प्रथम परिपक्वन विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होने से एक द्विगुणित कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है तो 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है, परंतु बनने वाली दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक या मातृक कोशिकाओं से क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में प्रथम परिपक्वन विभाजन अर्धसूत्री फर्स्ट होने पर 2 कोशिकाएं पुत्री बनेगी। इन बनने वाली दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या इस प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो यहाँ ये 2 अगुणित कोशिकाएं बन जाएगी। अब इन 2 बनी अगुणित कोशिकाओं को अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया कहेंगे या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से द्वितीयक परिपक्वन विभाजन हो जाएगा। इस द्वितीयक परिपक्वन विभाजन को मियोसिस सेकेंड या अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड कहेंगे। तो यहां पर कौन सा विभाजन हुआ, अर्धसूत्री सेकेंड हुआ, और अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन को द्वितीयक परिपक्वन विभाजन कहते हैं। द्वितीयक परिपक्वन विभाजन अर्धसूत्री सेकेंड है। तो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड है, उससे एक कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होगा तो 2 पुत्री कोशिकाएं बनेगी, और समसूत्री विभाजन के समान इसमें भी बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के क्या रहेगी, समान रहेगी। तो यहाँ पर देखिए कि ये अगुणित कोशिका है, ये अगुणित कोशिका है। तो अगुणित से अगुणित कोशिकाओं का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो इस एक सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया से अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होने पर 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो गया। इसी प्रकार से इस सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होने से 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो गया। इस प्रकार से 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण द्वितीयक परिपक्वन विभाजन के उपरांत हो जाएगा। इन बनने वाली 4 अगुणित कोशिकाओं को अपन शुक्राणु पूर्वी या स्पर्मेटिड कहेंगे, स्पर्मेटिड। तो 4 स्पर्मेटिड्स है वो बन जाएंगे, या 4 शुक्राणु पूर्वी है वो बन जाएंगे। इस प्रकार से ये एक प्रावस्था और आ गई। अब देखिए कि युग्मक जनन, चाहे वो अंड जनन हो चाहे वो शुक्राणु जनन हो, युग्मक जनन है उसमें 3 प्रावस्थाएं क्रमशः आती है। पहली ये प्रावस्था जिसमें एक जनन कोशिका से कई सारी स्पर्मेटोसाइट्स या स्पर्मेटोगोनियाज बनी समसूत्री विभाजन के द्वारा, तो इस प्रावस्था को अपन क्या कहेंगे, गुणन प्रावस्था कहेंगे। गुणन का मतलब संख्या में बढ़ोतरी। अब यहां पर दूसरी ये जो प्रावस्था आई जिसमें स्पर्मेटोगोनिया आकार में क्या हो गई, बड़ी हो गई, और उसको हमने क्या कह दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया कह दिया। ये जो प्रावस्था आई, इस प्रावस्था को हम क्या कहेंगे, वृद्धि प्रावस्था कहेंगे। और तीसरी ये प्रावस्था आई जिसमें प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया बन गई, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में फिर से क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड हुआ। तो ये 2 परिपक्वन विभाजन हो गए, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इस प्रावस्था को जिसमें परिपक्वन विभाजन होता है, इस प्रावस्था को अपन क्या कहेंगे, परिपक्वन प्रावस्था कहेंगे।
इस प्रकार से अपन ने यहां पर पढ़ा कि एक जनन कोशिका से 4 शुक्राणु पूर्वी बन गई। तो ये जो यहां तक की जो क्रिया है, जिसमें जनन कोशिका से शुक्राणु पूर्वी के निर्माण तक की जो क्रिया है, उसको हम स्पर्मेटोसाइटोसिस कहेंगे। तो स्पर्मेटोसाइटोसिस हुआ जो शुक्राणु जनन का पहला भाग है, जिसमें जनन कोशिका से अचल अगुणित हैप्लॉइड शुक्राणु पूर्वी या स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। यहां तक की जो क्रिया है उसको अपन क्या कहेंगे? स्पर्मेटोसाइटोसिस कहेंगे। अब देखिए कि ये जो अगुणित स्पर्मेटिड बने, ये अगुणित स्पर्मेटिड बाद में गतिशील नर युग्मक अगुणित शुक्राणु में बदल जाएंगे या स्पर्म में बदल जाएंगे। तो ये जो प्रावस्था दूसरा भाग आया शुक्राणु जनन का, जिसमें शुक्राणु पूर्वी शुक्राणु में बदलता है। प्रत्येक एक शुक्राणु पूर्वी एक शुक्राणु के अंदर बदल जाएगा। शुक्राणु पूर्वी क्या था? अगुणित था, अचल था। लेकिन शुक्राणु क्या है? अगुणित तो है, लेकिन वो पूंछ युक्त है। पूंछ की सहायता से वो क्या कर सकता है? गमन कर सकता है, गतिशील होता है। तो अगुणित शुक्राणु पूर्वी से गतिशील अगुणित शुक्राणु या नर युग्मक के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। तो देखिए, दो भाग आ गए। एक भाग हुआ स्पर्मेटोसाइटोसिस, दूसरा भाग हुआ स्पर्मियोजेनेसिस, जिसको शुक्र कायांतरण बोलते हैं। तो अपन ने शुरू में लिया था स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? शुक्राणु निर्माण। शुक्राणु निर्माण का मतलब हुआ कि वृषण में स्थित सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो जनन कोशिका है, उससे गतिशील शुक्राणु निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया है, उसको हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहेंगे। परंतु इसके दो भाग हो गए। एक भाग हो गया स्पर्मेटोसाइटोसिस, जिसमें क्या हुआ? जनन कोशिका से किसका निर्माण हुआ था? शुक्राणु पूर्वी या स्पर्मेटिड का निर्माण हुआ था। तो जनन कोशिका से शुक्राणु पूर्वी के निर्माण तक की जो क्रिया है, उसको तो हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटोसाइटोसिस। अब इस शुक्राणु पूर्वी का रूपांतरण किस में हो रहा है? शुक्राणु में हो रहा है। तो शुक्राणु पूर्वी से शुक्राणु निर्माण की जो क्रिया है, उसको हम क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। अर्थात शुक्राणु पूर्वी से या स्पर्मेटिड से गतिशील नर युग्मक शुक्राणु के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसको हम क्या कह रहे हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? कि स्पर्मेटोसाइटोसिस प्लस स्पर्मियोजेनेसिस इक्वल टू स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इस प्रक्रिया में क्वेश्चन जो छोटे छोटे पूछे जाते हैं वो किस टाइप के हैं कि एक प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया से अपन देख रहे हैं कितने शुक्राणु बन गए? 4। तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि 20 प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बताइए कितने शुक्राणु का निर्माण होगा, तो उस की संख्या को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 20 अपन ने ली थी, तो 20 से कितने शुक्राणु बन जाएंगे? 80 शुक्राणु या स्पर्म का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा।
इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन में यह दिया जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है वो 2n है, इसलिए मनुष्य में इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। अब अगर आपको ये क्वेश्चन दिया जाए कि एक सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो यहां देखिए एक सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया से 2 शुक्राणुओं का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो अगर स्पर्मेटोगोनिया सेकेंडरी की संख्या 20 दे तो कितने शुक्राणु बनेंगे? अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए कि 20 सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या क्या होगी, तो ये तो प्राइमरी के लिए है। प्राइमरी से पूछे तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर सेकेंडरी का नंबर दिया हुआ हो और आपको शुक्राणु की संख्या पूछे तो 4 से गुणा न करके आपको किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से बन रहा है 2, तो 20 से कितने बन जाएंगे? 40 शुक्राणुओं का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। और दूसरा क्वेश्चन यह है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया में या स्पर्मेटोसाइट्स में कितने शुक्राणु होते हैं। तो आप यहाँ पे नोट कर रहे हो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया है, उसमें अगुणित संरचना है, तो उसमें शुक्राणु की संख्या कितनी होगी? 23 ही होगी, क्योंकि मनुष्य में टोटल गुणसूत्र कितने हैं? 46 है। इसी प्रकार से शुक्राणु पूर्वी भी क्या है? अगुणित है, तो उनमें भी शुक्राणुओं की संख्या कितनी गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। और शुक्राणु हैं उनमें भी कितनी हो जाएगी? गुणसूत्रों की संख्या 23 हो जाएगी। शुक्राणु निर्माण की जो प्रक्रिया है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रक्रिया है उसका हार्मोनल नियंत्रण कैसे होता है? देखिए, हाइपोथैलेमस जो एंडोक्राइन ग्लैंड का सुप्रीम कमांडर होता है, जो सभी अंतःस्रावी तंत्र की क्रियाओं को कंट्रोल करता है, उसके द्वारा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी वो पीयूष ग्रंथि को उद्दीपित करने के लिए हार्मोन स्रावित करता है। तो पीयूष ग्रंथि की जो अग्रपाली है एडिनोहाइपोफाइसिस, उस अग्रपाली से हार्मोन स्रावित होंगे, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित हो जाएंगे। 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन हैं एडिनोहाइपोफाइसिस से स्रावित होते हैं, एक FSH और एक LH। LH का मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH का मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हैं वो वृषण में पाई जाने वाली अंतःस्रावी कोशिका, जिसको अपन ने क्या कहा? अंतराली कोशिका कहा या लेडिंग कोशिका कहा, उसको उद्दीपित करेगा। और अपन ने पूर्व भाग में ये पढ़ा हुआ है कि ये लेडिंग कोशिका या अंतराली कोशिकाएं हैं वो नर जनन हार्मोन स्रावित करती है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन स्रावित करती है। तो इस लेडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो स्रावित हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन ये स्रावित हो जाएगा। और ये टेस्टोस्टेरोन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित कर देगा। ये अपन ने टेस्टोस्टेरोन का कार्य पढ़ रखा है। अब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये सर्टोली कोशिका जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में खंभाकार कोशिका थी, जिसको अपन ने क्या कहा? सर्टोली कोशिका या नर्स कोशिका कहा था, उस नर्स कोशिका को उद्दीपित कर देगा। और ये सर्टोली कोशिका या नर्स कोशिका है
वो शुक्राणु निर्माण की क्रिया में क्या कर देगी, सहायता कर देगी। क्या सहायता करेगी, अपन ने इसका कार्य पढ़ा हुआ है कि सर्टोली कोशिका है वो विकासशील शुक्राणु को पोषण, सुरक्षा और क्या प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। इस प्रकार से शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया या स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया का क्या होता है, हार्मोनल नियंत्रण होता है। कैसे, सबसे पहले GnRH यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होगा, किससे, हाइपोथैलेमस से। और ये हाइपोथैलेमस से स्रावित हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड या उसकी जो अग्रपाली है एडिनोहाइपोफाइसिस उसको उद्दीपित करेगा, जिससे दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन स्रावित हो जाएंगे। एक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कौन सा है, FSH, दूसरा कौन सा है, LH। अब ये दोनों हार्मोन अपना अपना कार्य करेंगे। FSH हार्मोन जो है वो क्या करेगा, वृषण में उपस्थित अंतराली या लीडिंग कोशिका को एक्साइटेड कर देगा, जिससे इन कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होने लग जाएगा, नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन स्रावित होने लग जाएगा, जो शुक्राणु निर्माण की क्रिया को क्या कर देगा, प्रेरित कर देगा। दूसरा गोनेडोट्रोपिन हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो सर्टोली कोशिका को उद्दीपित कर देगा और सर्टोली कोशिका है वो शुक्राणु निर्माण में सहायता करेगी। अब अपन ने ये तो पढ़ा कि शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया का हार्मोनल नियंत्रण कैसे होता है। अब अगर शुक्राणु निर्माण की क्रिया को रोकना है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन आएगा, अपन ने पढ़ा है इनहिबिन हार्मोन, जो प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है, पूर्व पार्ट में अपन ने पढ़ा। ये इनहिबिन हार्मोन इस पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली से स्रावित होने वाले FSH की क्रिया को रोक देगा, जिससे अंतराली कोशिका है वो एक्साइटेड नहीं होगी, टेस्टोस्टेरोन स्रावित नहीं होगा, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है वो मंद पड़ जाएगी, उसका संदमन हो जाएगा। तो मंद करने वाला, संदमन करने वाला प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन कौन सा हुआ, इनहिबिन, जो FSH को रोक देगा। इस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया का हार्मोनल नियंत्रण होता है। शुक्राणु जनन की क्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती है, परंतु शुरू कहाँ से होती है, यौनारंभ के बाद शुरू होती है। और नर में यौनारंभ की आयु कितनी होती है, 14 से 18 वर्ष की आयु होती है, लेकिन शुक्राणु निर्माण की क्रिया है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आपने हमारा जो साथ दिया उसके लिए धन्यवाद। आपसे आशा है कि आप हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे। थैंक यू।